अस्सलामुअलैकुम। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में यूपी बोर्ड क्लास 10th उर्दू के निसाब में शामिल कृष्ण चंद्र के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में उनके अफसाना पूरे चांद की रात को हम लोग कंप्लीट रीड करने वाले हैं। तो ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कृष्णचंद्र के बारे में। तो याद रखिए कृष्णचंद्र की सने विलादत क्या है, यानी आपकी पैदाइश कब हुई है। 1914 ईस्वी में और 1977 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग। प्रेमचंद के बाद जिन अफसाना निगारों ने उर्दू अफसाने को नई बुलंदियों तक पहुंचाया, उनमें सआदत हसन मंटो और राजेंद्र सिंह बेदी के साथ कृष्णचंद्र का नाम हमेशा लिया जाता है। उर्दू अफसाना निगारों में कृष्णचंद्र की मकबूलियत अपनी मिसाल आप थी। कृष्णचंद्र 23 नवंबर 1914 को वजीराबाद जिला गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए। अब ये लाइन आप सब के लिए इंपॉर्टेंट है कि कृष्णचंद्र की पैदाइश कब हुई। 23 नवंबर 1914 को वजीराबाद जिला गुजरांवाला पंजाब में। इनके वालिद डॉक्टर गौरी शंकर। इनके वालिद का नाम क्या है? डॉक्टर गौरी शंकर। भरतपुर और पूंछ में मुलाजिम थे। कृष्णचंद्र की इब्तदाई तालीम पूंछ जम्मू कश्मीर में हुई। 1930 के बाद आला तालीम के लिए लाहौर आ गए और फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए किया। इनकी अदबी जिंदगी सही मानों में अदबी दुनिया लाहौर से शुरू हुई, जहां सलाहुद्दीन अहमद ने उनकी बेहद हौसला अफजाई की। इसी जमाने में कृष्णचंद्र को ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में मुलाजिमत मिल गई और साल भर में दिल्ली और फिर लखनऊ तबादला हो गया। लखनऊ उस जमाने में तरक्की पसंद तहरीक का मरकज था। लखनऊ में थे कि शालीमार पिक्चर्स के लिए मुकालमे लिखने की हिम्मत हुई और वो इस्तीफा देकर पूना चले गए। बाद में मुस्तकिल तौर पर मुंबई आ गए। 1969 में हुकूमत हिंद की तरफ से पद्मश्री भूषण का एजाज अता हुआ और कई इदारों और अंजुमनों की तरफ से उनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया। 8 मार्च 1977 को मुंबई में आपका इंतकाल हुआ। अब ये लाइन देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पैदाइश कब हुई। 1914 ईस्वी में। इंतकाल कब हुआ? 1977 ईस्वी में। कृष्णचंद्र के ताल्लुक से ये अहम चीजें हैं। आपको मारूजी सवालात में या शॉर्ट आंसर में ये सभी चीजें आपको मिल सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णचंद्र की तकरीबन 80 किताबें शाये हुई। कितनी किताबें शाये हुई? 80 किताबें। उन्होंने नावल, अफसाने, ड्रामे, रिपोर्टाज, मजामीन सभी कुछ लिखा, लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत अफसाना निगार की है। इनके नावलों में शिकस्त याद रखेंगे, आपका पहला नावल है। जब खेत जागे और आसमान रोशन है काबिल जिक्र है, लेकिन कोई नावल ज्यादा कामयाब ना हुआ। कृष्णचंद्र दरअसल बिस्यार नवेस यानी ज्यादा लिखने वाले तो जूद नवेस थे। इसी ने उनके फन को नुकसान पहुंचाया। इनकी मकबूलियत दरअसल उनकी रुमानियत और निहायत खूबसूरत और सुबक नस्र की वजह से थी, जिसमें जादू का असर था और जिसकी बदौलत कृष्णचंद्र ने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। मिजाजन व रोमान पसंद और जज्बाती थे। उनकी रोमानियत, हुस्न परस्ती, जज्बाइयत, फितरत से बेपनाह लगाव और बेलौस मोहब्बत ने मिलकर उनके अफसानों में ऐसी कशिश पैदा कर दी कि दिल बेसाख्ता उनकी तरफ खींचता था। वे मोहब्बत के जादूगर थे। उनकी जुबान में ऐसा रस और जादू है जो किसी दूसरे को नसीब नहीं हुआ। इनके अफसानों में बुलंद व पस्त सब है, लेकिन उनके बेहतरीन अफसाने उनकी रोमान परवरी, हुस्नकारी, फितरत परस्ती, इंसान दोस्ती और बेहतर समाज की आरजुमंदी के बाइस जिंदा रहेंगे। पूरे चाँद की रात दो मासूम दिलों की कहानी है, जिसमें कश्मीर का हुस्न है और जिसका एक एक लफ्ज बोलता हुआ महसूस होता है। पूरे चांद की रात। अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियां फूलों से लद गई थी
और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बाहर की लताफत आ गई थी। बुलंद बाला तुंगों के नीचे मखमली धूप पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफेद फूलों की तरह खिले हुए नजर आ रहे थे। अगले माह तक ये सफेद फूल उसी धूप में जज्ब हो जाएंगे और धूप का रंग गहरा सब्ज हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज की नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलगू पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा और झील के पल के पार पगडंडी की खाम मुलायम भीड़ों की जानी पहचानी बा से झुंझुना उठेगी और फिर उन बुलंद बाला तंगों के नीचे चरवाहे भीड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी ऊन गर्मियों में कतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था, अभी तुंगों पर पत्तियां ना फूटी थी, अभी पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था, अभी पगडंडी का सीना भीड़ों की आवाज से गूंजा न था, अभी मखमल की झील पर कमल के चिराग रोशन ना हुए थे। झील का गहरा सब्ज पानी अपने सीने के अंदर उन लाखों रूपों को छुपाए बैठा था जो बहार की आमद पर यकायक उसकी सतह पर एक मासूम और बेलौस हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे किनारे बादाम के पेड़ों की शाखों पर शगुफे चमकने लगे थे। अप्रैल में ज़मिस्तां के आखिरी शब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बहार के नकीब बनकर झील के पानी में अपनी कश्तियां तैराते हैं, फूलों के नन्हे नन्हे शिकारे सब सतह आप पर रक्सा व लर्जा बहार की आमद के मुंतजिर है। पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसे से इसका इंतजार कर रहा था। सपहर खत्म हुई, शाम आ गई। झील वुलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलाखी मेहराबों के बीच में से गुजर गए और अब वो उफुक की लकीर पर कागज की नाव की तरह कमजोर और बेबस नजर आ रहे थे। शाम का कुरमुरी रंग आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया और कुरमुजी से सुरमई से स्याह होता गया, हत्ता कि बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की खुनकी तेज तर होती गई और नथुने उसके बर्फीले लम से सुन हो गए और फिर चांद निकल आया और फिर वो आ गई तेज तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई वह मेरे करीब आके रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाय। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेजी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगली से छुआ और फिर अपना सर वहां रख दिया और उसके गहरे सियाह बालों का परेशान घना जंगल दूर तक मेरे रूह के अंदर फैलता चला गया। और मैंने उससे कहा, सपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उसने हंस कर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात है ये। उसने अपना कमजोर नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे शाने पर रख दिया और जैसे बादाम की फूलों से भरी शाख झुक कर मेरे कंधे पर सो रही। देर तक मैं खामोश रही, देर तक मैं खामोश रहा। फिर वह आप ही आप हंस बोली, अब्बा। मेरे पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आए थे क्योंकि मैंने कहा था मुझे डर लगता है। आज मुझे अपनी सहेली रज्जू के घर सोना है, सोना नहीं है, जागना है, क्योंकि बादाम के पहलू शगुफों की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी। और यही तो सपहर से तैयारी कर रही थी इधर आने की, लेकिन धान साफ करना था और कपड़ों का ये जोड़ा कल धोया था, आज सूखा ना था। उसे आग पर सुखाया और अम्मा जंगल से लकड़ियां चुनने गई थी, वो अभी आई ना थी। और जब तक वह न आती मैं मकई के भुट्टे और खुश खुबानियां और जरवालो तुम्हारे लिए कैसे ला सकती हूँ। देखो ये सब कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाय तुम तो सचमुच खफा खड़े हो, मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूँ। आज पूरे चांद की रात है, आओ किनारे लगी हुई कश्ती खोले और झील की सैर करें। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी मोहब्बत और हैरत में गुम पुतलियों को देखा जिनमें उस वक्त चांद चमक रहा था। ये चांद मुझसे कह रहा था, जाओ कश्ती खोल के झील के पानी पर सैर करो। आज बादाम के पीले शगुफों का मसरत भरा त्योहार है। आज उसने तुम्हारे लिए अपनी सहेलियों, अपने अब्बा, अपनी नन्ही बहन, अपने बड़े भाई सबको फरेब में रखा है। क्योंकि आज पूरे चांद की रात है और बादाम के सफेद खुन के शगुफे बर्फ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं और कश्मीर के गीत उसकी छातियों में बच्चे के दूध की तरह उमड़ आए हैं। उसकी गर्दन में तुमने मोतियों की सत लड़ी देखी, ये सुर्ख सत लड़ी उसके गले में डाल दी और उससे कहा, तो आज रात भर जागेगी, आज कश्मीर की बहार की रात है। आज तेरे गले से कश्मीर के गीत यूं खिलेंगे जैसे चांदनी रात में जाफरान के फूल खिलते हैं। ये सुर्ख सतलड़ियां पहन ले। चांद ने यह सब कुछ उसकी हैरान पुतलियों से झांक कर देखा, फिर यकायक कहीं किसी पेड़
किसी पेड़ पर एक बुलबुल का नगमा सरा हुआ उठी और कश्तियों में चिराग झिलमिलाने लगी और तुंगों से परे बस्ती में गीतों की मध्यम सदा बुलंद हुई। गीत और बच्चों के कहकहे और मर्दों की भारी आवाजें और नन्हे बच्चों के रोने की मीठी सदाएं छतों से और जिंदगी का आहिस्ता आहिस्ता सुलगता हुआ धुआं और शाम के खाने की महक, मछली और भात और कड़म के साग का नरम नमकीन और लतीफ जायका और पूरे चांद की रात का बाहर आफरी जोबन। मेरा गुस्सा धुल गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उससे कहा, आओ चले झील पर। पुल गुजर गया, पगडंडी गुजर गई, बादाम की दरख्तों की कतार आ गई। अब हम झील के किनारे किनारे चल रहे थे। झाड़ियों में मेढक बोल रहे थे। मेढक और झिंगुर और मेढक और मेढे, उनकी बेहंगम सदाओं का शोर भी एक नगमा बन गया था। एक ख्वाबनाक सिफनी और सुई हुई झील के बीच चांद की कश्ती खड़ी थी। साकिन चुपचाप मोहब्बत के इंतजार में हजारों साल से इसी तरह खड़ी थी। मेरी और उसकी मोहब्बत की मुंतजिर, तुम्हारी और तुम्हारी महबूब की मुस्कुराहट की मुंतजिर, इंसान के इंसान को चाहने की आरजू की मुंतजिर, ये पूरी चाँद की हसीन पाकीज़ा रात मोहब्बत के मुकद्दस लम्स की मुंतजिर है। कश्ती खुबानी के एक पेड़ से बधी थी जो बिल्कुल झील के किनारे उगा था। यहाँ पर जमीन बहुत नरम थी और चांदनी पत्तों की ओर से छनती हुई आ रही थी और मेढक होले होले गा रहे थे और झील का पानी बार बार किनारे को चूमता जाता था और उसके चूमने की सदा बार बार हमारे कानों में आ रही थी। झील की सतह पर लाखों कमल खिल गए। नरम हवाओं के लतीफ झोंके यकायक बुलंद होके सदा गीत गाने लगे और लाखों मंदिरों, मस्जिदों और कलीसियाओं से दुआओं का शोर बुलंद हुआ और जमीन के फूल और आसमान के तारे और हवाओं में उड़ने वाले बादल सब मिलकर नाचने लगे। फिर कमल खिलते खिलते सिमटते गए कलियों की तरह और गीत बुलंद हो के मध्यम होते गए और नाच धीमा पड़ता रुक गया। अब वही मेढक की आवाज थी, वही झील की नरम नरम बोसे। मैंने आहिस्ता से कश्ती खोली, वह कश्ती में बैठ गई। मैंने चपुआ अपने हाथ में ले लिया और कश्ती को खेकर झील के मरकज में ले गए। यहाँ कश्ती आप ही आप खड़ी हो गई, न इधर बहती न उधर। मैंने चप्पा उठाकर कश्ती में रख लिया। उसने पोटली खोली, उसमें से जरवालू निकाल के मुझे दिए, खुद भी खाने लगी। जरवालू खुश्क थे और खट्टे मीठे। वो बोली, ये पिछली बहार के हैं। मैं जरवालू खाता रहा और उसकी तरफ देखता रहा। वो आहिस्ता से बोली, पिछली बहार में तुम ना थे। पिछली बहार में मैं ना था और जरवालू के पेड़ फूलों से भर गए थे और जरा सी शाख हिलाने पर फूल टूटकर सतह जमीन पर मोतियों की तरह बिखर जाते। पिछली बहार में मैं ना था और जरवालू के पेड़ फलों से लदे फदे थे। सब्ज सब्ज जरवालू, सख्त खट्टे जरवालू नमक मिर्च लगा के खाए जाते और जुबान सी सी करती और नाक बहने लगती थी। जरवालू खाने की हमने खूबानियां खाई। खूबानी पहले तो बहुत मीठी मालूम ना होती, मगर जब दहन के लुआब में घुल जाती तो शहद और शक्कर का मजा देने लगती। नरम नरम बहुत मीठी है ये, मैंने कहा। उसने गुठली को दांतों से तोड़ा और खूबानी का बीज निकालकर मुझे दिया। खाओ, बादाम की तरह मीठा। ऐसी खूबानियां मैंने कभी ना खाई। उसने कहा, यह हमारे आंगन का पेड़ है। हमारे यहाँ खूबानी का एक ही पेड़ है, मगर इतनी बड़ी सुर्ख और मीठी खुबानियां होती हैं कि उसकी मैं क्या कहूँ। जब खुबानियां पक जाती हैं तो मेरी सहेलियां इकट्ठी हो जाती हैं और खुबानियां खिलाने को कहती हैं पिछली बहार में। और मैंने सोचा कि पिछली बहार में मैं ना था, मगर खुबानी का पेड़ आंगन में इसी तरह खड़ा था। पिछली बहार वो नाजुक पत्तों से भर गया था। फिर उनमें कच्ची खुबानियों के सब्ज और नुकीले फल लगे थे। अभी उन खुबानियों में गुठली पैदा हुई थी और कच्चे खट्टे फल दोपहर के खाने के साथ चटनी का काम देते थे। पिछली बहार में मैं ना था, उन खुबानियों में गुठलियां पैदा हो गई थी और खुबानियों का रंग हल्का सुनहरा होने लगा था और गुठलियों के अंदर नरम नरम बीज अपने जायके में सब्ज बादामों को भी मात करते थे। खुबानियां खा के उसने मकई का भुट्टा निकाला। ऐसी सूंधी सूंधी खुशबू, सुनहरा सीका हुआ भुट्टा और कुरकुरे और दाने साफ शफाफ मोतियों की सी जिला ली हुई और जायके में बेहद शीरी। वो बोली, ये मिस्री मकई के भुट्टे हैं, बेहद मीठे। मैंने भुट्टा खाते हुए कहा। वो बोली, पिछली फसल के रखे थे घड़ों में छुपा के अम्मा की आंख से ओझल। मैंने भुट्टा एक जगह से खाया, दानों की चंद कतारें रहने दी। फिर उसने उसी जगह से खाया और दानों की चंद कतारें मेरे लिए रहने दी, जिन्हें मैं खाने लगा। इसी तरह हम दोनों एक ही भुट्टे से खाते गए और मैंने सोचा, ये मिस्री मकई के भुट्टे कितने मीठे। ये पिछली फसल के भुट्टे जब तू थी मैना था, जब तेरे बाप ने हल चलाया था खेतों में गोड़ी
गोड़ी की थी, बीज बोए थे, बादलों ने पानी दिया था, जमीन ने सब्ज सब्ज रंग के छोटे छोटे पौधे उगाए थे जिनमें तूने निलाई की थी। फिर पौधे बड़े हो गए तो हवा में झूमने लगे थे और तू मकई के पौधों पर हरे हरे भुट्टे देखने जाती थी जब मैं ना था। लेकिन भुट्टों के अंदर दाने पैदा हो रहे थे, दूध भरे दाने जिनकी नाजुक जिल्द के ऊपर अगर जरा सा भी नाखून लग जाए तो दूध बाहर निकल आता है। ऐसे नर्म नाजुक भुट्टे उधर उस धरती ने उगाए थे और मैं ना था। धरती थी, तख्लीक थी, मोहब्बत के गीत थे, आग पर सिके हुए भुट्टे थे, लेकिन मैं ना था। मैंने मसरत से उसकी तरफ देखा और कहा, आज पूरे चांद की रात को जैसे हर बात पूरी हो गई। उसने भुट्टा मेरे मुंह से लगा दिया। उसके होठों का गरम गरम नमनाक लम्स अभी तक उस भुट्टे पर था। वो पूरे चांद की रात मुझे अब तक नहीं भूलती। मेरी उम्र 70 बरस के करीब, लेकिन वो पूरे चांद की रात मेरे जहन में इस तरह चमक रही जैसे अभी वो कल आई थी। ऐसी पाकिज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं की होगी, उसने भी नहीं की होगी। वो जादू ही कुछ और था जिसने पूरे चांद की रात को हम दोनों के एक दूसरे से यूं मिला दिया कि वो फिर घर नहीं गई और हम मोहब्बत में खोए हुए बच्चों की तरह इधर उधर जंगलों के किनारे, नदी नालों पर, अखरोटों के साए तले घूमते रहे, दुनिया माफिया से बेखबर। फिर मैंने उसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया और उसमें हम दोनों रहने लगे। कोई 1 महीने के बाद श्रीनगर गया और उससे ये कह गया कि तीसरे दिन लौट आऊंगा। तीसरे दिन मैं लौट आया तो क्या देखता हूँ कि एक नौजवान से घुल मिल के बातें कर रही थी। वो दोनों एक ही रुकाबी में खाना खा रहे थे, एक दूसरे को मुंह में लुकमे डालते जाते और हंसते जाते। मैंने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। वह अपनी मसरत में इस कदर महव थे कि उन्होंने मुझे नहीं देखा और मैंने सोचा ये पिछली बहार या उससे भी पिछली बहार का महबूब है जब मैं ना था। और फिर शायद और आगे भी कितनी ही ऐसी बहारें आएंगी, कितनी ही पूरे चांद की रातें जब मोहब्बत एक फाहिशा औरत की तरह बेकाबू हो जाएगी और औरिया होकर रक्स करने लगेगी। आज तेरे घर में खिजा आ गई है जैसे हर बहार की बात आती है। अब तेरा यहाँ क्या काम, इसलिए मैं ये सोच कर उनसे मिले बगैर इसी तरह वापस चला गया और फिर अपनी पहली बहार से कभी नहीं मिला। और अब मैं 48 बरस के बाद लौट के आया हूँ। मेरे बेटे मेरे साथ हैं, मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन मेरे बेटों की बीवियां और उनके बच्चे मेरे साथ हैं। हम लोग सैर करते करते समल झील के किनारे आ निकले और अप्रैल का महीना, दोपहर से शाम हो गई है और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की कतारें देखता जाता हूँ और खुन खवा में सफेद शगुफों के गच्छे लहराते जाते हैं और पगडंडी की खाक पर से किसी के जाने पहचाने कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती। एक हसीन दोशीजा लड़की हाथों में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई गुजर जाती है और मेरा दिल धक से रह जाता है। दूर पार तिनकों से परे बस्ती में कोई बीवी अपने खाविंद को आवाज दे रही है। वह उसे खाने पर बुला रही। कहीं से एक दरवाजा बंद होने की सदा आती है और एक रोता हुआ बच्चा एकाएक चुप हो जाता है। छतों से धुआं निकल रहा है और परिंदे शोर मचाते हुए एकदम दरख्तों की घनी शाखों में अपने पर फड़फड़ाते हैं और फिर एकदम चुप हो जाते हैं। जरूर कोई मांझी गा रहा है, उसकी आवाज गूंजती उफुक के इस पार गुम होती जा रही है। मैं पुल को पार करके आगे बढ़ता हूँ। मेरे बेटे, उनकी बीवियां और बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं, अलग अलग टोलियों में बटे हुए हैं। यहाँ पर बादाम के पेड़ों की कतार खत्म हो गई, तला खत्म हो गया। झील का किनारा है, ये खुबानी का दरख्त है, लेकिन कितना बड़ा हो गया है। मगर कश्ती, ये कश्ती है, मगर ये वही कश्ती है। सामने वो घर है, मेरी पहली बहार का घर, मेरी पूरे चांद की रात की मोहब्बत। घर में रोशनी है, बच्चों की सदाएं हैं, कोई भारी आवाज में गाने लगता है, कोई बुढ़िया उसे चीख कर चुप कर देती है। मैं सोचता हूँ आधी सदी हो गई मैंने इस घर को नहीं देखा, देख लेने में हरज ही क्या है। मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं। एक जवान औरत अपने खाविंद के लिए रकाबी में खाना रख रही है। मुझे देखकर ठिठक जाती है। 2 बच्चे लड़ रहे हैं, मुझे देखकर हैरत से चुप हो जाते हैं। बुढ़िया जो अभी जो अभी गुस्से में डांट रही थी, थम के पास आके खड़ी हो जाती है, कहती, कौन हो तुम? मैंने कहा, ये मेरा घर है। वह बोली, तुम्हारे बाप का है। मैंने कहा, मेरे बाप का नहीं है, मेरा है। कोई 48 बरस हुए मैंने उसे खरीदा था। बस इस वक्त तो यूं ही मैं इसे देखने के लिए चला आया, आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आया हूँ। ये घर तो बस समझिए अब आप ही का है। मैं ये कहकर लौटने लगा। बुढ़िया की उंगलियां सख्ती से थम थम पर जम गई। उसने सांस जोर से अंदर को खींची, बोली, तो तुम हो? अब इतने बरस के बाद कोई कैसे पहचाने? वो थम से लगी देर तक खामोश खड़ी रही। मैं नीचे आंगन में चुपचाप खड़ा उसकी तरफ तकता रहा। फिर वो आप हंस दी, बोली, आओ मैं तुम्हें अपने घर के लोगों से मिलाऊं। देखो, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये उससे छोटा है, ये बड़े बेटे की बीवी है, ये मेरा बड़ा पोता है। सलाम करो बेटा, ये पोती है, मेरा खाविंद है। शश इसे जगाओ नहीं, परसों से उसे बुखार है, आ रहा है, सोने दो उसे। वह बोली, तुम्हारी क्या खातिर को? और मैंने दीवार पर खूंटी से टंगे हुए मकई के भुट्टों को देखा। भुट्टे सुनहरे
मोतियों के से शफाफ दाने। हम दोनों मुस्कुरा दे। बोली, मेरे तो बहुत से दांत झड़ चुके हैं, जो हैं वो भी काम नहीं करते। मैंने कहा, यही हाल मेरा भी, भुट्टा ना खा सकूंगा। मुझे घर के अंदर घुसते देखकर मेरे घर के अफराद भी अंदर चले आए थे। अब खूब गहमा गहमी थी। बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्द घुल मिल गए। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले आए, आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे चले गए। वह बोली, मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतजार किया, तुम उस रोज क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मैं आया था मगर तुम्हें किसी दूसरे नौजवान के साथ देखकर वापस चला गया। क्या कहते हो? बोली, हाँ, तुम उसके साथ खाना खा रही थी, एक ही रकाबी में और तुम्हारे मुंह में, और तुम उसके मुंह में लुकमा डाल रही थी। वह एकदम चुप हो गई, फिर जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। वो बोली, अरे वो तो मेरा सगा भाई था। वो फिर जोर जोर से हंसने लगी। वो मुझसे मिलने के लिए आया था, उसी रोज तुम भी आने वाले थे। वह वापस जा रहा था, मैंने उसे रोक लिया कि तुमसे मिल के जाए, तुम फिर आए ही नहीं। वह एकदम संजीदा हो गई। 6 बरस मैंने तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारे जाने के बाद मुझे खुदा ने बेटा दिया, तुम्हारा बेटा, मगर 1 साल बाद वो भी मर गया। 4 साल और मैंने तुम्हारी रह कर देखी मगर तुम नहीं आए, फिर मैंने शादी कर ली। 2 बच्चे बाहर निकल आए। खेलते खेलते एक बच्चा दूसरी बच्ची को मकई का भुट्टा खिला रहा था। उसने कहा, वह मेरा पोता है। मैंने कहा, वह मेरी पोती है। वह दोनों भागते भागते झील के किनारे किनारे दूर तक चले गए। जिंदगी के 2 खूबसूरत मुरक्के, हम देर तक उन्हें देखते रहे। वह मेरे करीब आ गई, बोली, आज तुम आए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अब अपनी जिंदगी बनाई है, उसकी सारी खुशियां और गम देखे हैं। मेरा हरा भरा घर है और आज तुम भी आए हो, मुझे जरा भी बुरा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, यही हाल मेरा है। सोचता था जिंदगी भर तुमसे नहीं मिलूंगा, इसीलिए इतने बरस इधर कभी नहीं आया। अब आया हूं तो रत्ती भर भी बुरा नहीं लग रहा। हम दोनों चुप हो गए। बच्चे खेलते खेलते हमारे पास वापस आ गए। उसने मेरी पोती को उठा लिया, मैंने उसके पोते को, उसने मेरी पोती को चूमा, मैंने उसके पोते को, और हम दोनों खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। उसकी पुतलियों में चांद चमक रहा था और वो चांद हैरत और मसरत से कह रहा था, इंसान मर जाते हैं लेकिन जिंदगी नहीं मरती। बहार खत्म हो जाती है लेकिन फिर दूसरी बहार आ जाती है। छोटी छोटी मोहब्बतें भी खत्म हो जाती हैं लेकिन जिंदगी की बड़ी अजीम सच्ची मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। तुम दोनों पिछली बहार में ना थे, ये बहार तुमने देखी, इससे अगली बहार में तुम ना होगे, लेकिन जिंदगी भी होगी और मोहब्बत भी होगी और खूबसूरती और आनाई और मासूमियत भी। बच्चे हमारी गोद से उतर पड़े क्योंकि वो अलग से खेलना चाहते थे। वे भागते हुए खुबानी के दरख्त के करीब चले गए जहां कश्ती बंधी थी। मैंने पूछा, ये वही दरख्त है? उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, ये दूसरा दरख्त है। खुनकी के माना क्या होते हैं? ठंडक। लताफत के माना क्या है? नरमी, वह कैफियत जो ना बहुत तेज हो और ना ही बहुत गुठल हो। तुम के माना क्या है? पहाड़ की चोटी, ऊंचाई। दूब यानी हल्के रंग की घास। गोत यानी खानदान, बेलौस यानी बेगरज। जमिस्ता यानी जाड़ा, सर्दी का मौसम। शिकारा एक किस्म की कश्ती जो सिर्फ कश्मीर में इस्तेमाल होती है। रक्सा यानी नाचता हुआ। लरजा यानी कांपता हुआ। संगलाखी यानी पथरीली। गौड़ी करना, खुरपी से पौधों के आसपास की मिट्टी को नीचे ऊपर करना, गोड़ना। निलाई, खेत में से घास कूड़ा साफ करना। उफुक, जहां आसमान और जमीन मिलते दिखाई देते हैं। कुरमुजी, लाल, लम्स यानी छूना। शगुफा यानी कली। जरवालू, जद आलू, एक किस्म का पहाड़ी फल, उसे आमतौर पर खुबानी की किस्म कहते हैं। सिम्फनी, मुख्तलिफ साजों के जरिए तरतीब दी मौसीकी, मात करना, शिकस्त देना। सबीह यानी गोरा। खलियान, अनाज का ढेर, खेत में अनाज का ढेर लगाने की जगह। और यानी नंगा। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिलकर के ये समझा है कृष्णचंद्र के बारे में, और साथ ही साथ में उनके अफसाना पूरे चांद को कंप्लीट रीड किया है। मुश्किल अल्फाज माने को भी हमने देखा है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मारूजी सवालात भी यहाँ से आप हल सकते हैं। अगर इस अफसाने से आपको कोई इक़्तिबास मिलता है तो उसे भी आप आसानी के साथ में सवाल कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।